हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में, उससे लास्ट क्लास में भी हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है बायोमेडिकल वेस्ट। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एटलीस्ट 2 से 2.5 क्लासेस लेता है। पहले हम 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं कैटेगरी के बारे में। कलर कोड भी हमने 2 कलर कोड डिस्कस कर लिए हैं, रेड और येलो वाले, बेहद महत्वपूर्ण थे। आज तीसरा कलर कोड कंटिन्यू करेंगे और उस कलर कोड का नाम है ब्लू कलर कोड या ब्लू कलर का बैग। इसके बारे में भी सुनिएगा। ब्लू कलर का जो बैग होता है, जैसे हम बाकी की बात कर रहे थे वो किससे मिलकर बने हैं। जैसे पहले दोनों की मैंने बात की, आपका रेड वाला भी नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का बना होता है। दूसरे वाले की मैंने बात की, आपका येलो वाला और रेड वाला दोनों नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग के बने होते हैं। लेकिन अगर ब्लू कलर के बैग की बात करूं तो ये किससे मिलकर बना है, तो याद रखे हैं कि ब्लू कलर बैग मेड बाय कार्ड बॉक्सेस। जिस चीज के लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं कि किससे मिलकर बने हुए हैं, वो ये वजह है क्योंकि ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि कार्ड बॉक्स से कत्थे के बने, कार्ड बॉक्स बोलते कत्थे, कार्ड बॉक्स यानी कत्थों के बना हुआ कौन सा डब्बा होता है, तो याद रखना है ब्लू कलर कोड वाला। जो ब्लू वाला बैग होता है वह प्लास्टिक कंटेनर नहीं है, वो कार्ड बॉक्स का बना होता है, क्योंकि इसमें हम ग्लास के आइटमों को रखते हैं। और जब ग्लास के आइटम आते हैं, देखो ग्लास को बिल्कुल कवर्ड करके रखते हैं, कत्थे के अंदर कवर्ड करके आता है। आप देखा होगा कार्ड से आम की पेटियां आती है ना, बिल्कुल पैक होकर आता है, वैसे ही सेम ऐसा का ऐसा आपको इसमें पैक्ड मिलेगा। तो कार्ड बॉक्सेस में अगर आपको कभी एग्जाम में दोबारा ये मिलता है कि बताओ कार्ड बॉक्सेस कौन से कंटेनर में पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे ब्लू वाला में, यानी ब्लू कंटेनर किससे मिलकर बना है, तो कार्ड बॉक्सेस का मिलकर बना होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा आप, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कौन सी कैटेगरी आएगी, क्योंकि हमारी परंपरा यही रही है, हम इसी हिसाब से पढ़ते आ रहे हैं। कैटेगरी इसमें 4 आती है। कौन सी कैटेगरी आती है? 4। और 4 में क्या आते हैं बेटा? शार्प वेस्ट आते हैं। क्या आते हैं? शार्प वेस्ट। कैटेगरी 4 में क्या आते हैं? शार्प वेस्ट आते हैं। तो इसमें कैटेगरी 4 आती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कैटेगरी 4 में भी क्या आता है, तो एक चीज याद रखें, क्योंकि कैटेगरी 4 में तो 2 चीजें आएंगी। 4 के अंदर ही तुम्हारी जो कैटेगरी 4 है उसमें ब्लू बॉक्स, कैटेगरी 4 को ही ब्लू में भी डाला जाता है और कैटेगरी 4 को व्हाइट में भी डाला जाता है, मतलब दोनों में डाल रहे हो आप, व्हाइट भी 4 के लिए और ब्लू भी 4 के लिए। तो कंफ्यूजन बनेगा या विद्यार्थियों के बीच में। तो यहां आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि मतलब क्या चीज इसमें डालना है, तो उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखो मेरी ट्रिकें बहुत है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए काम आएंगी। उसका नाम है ब्लू है पानी पानी। एक गाना मैं बता रहा हूं आपको, ब्लू है पानी पानी, पानी पानी। आपको एक गाना, एक मूवी में गाना आया था, ब्लू है पानी पानी। क्या आया था बेटा? ब्लू है पानी पानी। ट्रिक याद रखिए, ब्लू है पानी पानी। अब पानी को किसमें कलेक्ट करते हैं, इसको किसमें कलेक्ट किया जाता है? जब आप किसी को पानी पिलाते हो, बताओ किस में डालकर पिलाते हो, तो आप बोलोगे ग्लास में। किस में डाल के पिलाओगे? ग्लास में। भाई ग्लास में डाल के तो पिलाते हैं पानी को। तो अगर एग्जाम्पल मिले कि बताओ ब्लू कलर कोड में क्या चीज डालनी है, तो आपको डालना है ग्लासवेयर। ये ग्लासवेयर इसमें डालते हैं। क्या डालते हैं? ग्लासवेयर्स। ग्लासवेयर आइटम सारे ब्लू कलर कोड में डाले जाते हैं। अब ग्लासवेयर में क्या क्या आता है, जैसे ट्रिक समझ में आ गई, ब्लू है पानी पानी ग्लास के हिसाब से। लाइक वायल, आपकी वायल जो होती है सीसी, खाली सीसी है, वायल किस में जाएगी? इसमें। इसके अलावा एम्पुल, एम्पुल वायल है, एम्पुल है, ये ग्लास के आइटम्स हैं। क्लियर। स्लाइड्स हैं, आपकी स्लाइड ग्लास के होते हैं। ये सब चीजें किस में चली जाएंगी? आपकी कौन से वाले कलर कोड में जाएंगी? ये ब्लू कलर कोड में चली जाती हैं। अब इनका क्या करना है तुम्हें,
इन्हें कैसे क्या करना है, तो इनको भी डिस्पोज करना होगा। इसके डिस्पोज के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे तो आप पढ़ चुके हो। इनका मेथड ऑफ डिस्पोजल क्या होगा, देखिएगा। मेथड ऑफ डिस्पोजल इसकी बात कर रहा हूं, तो हम इसको भी करते हैं AMH। पहले भी बता चुके हैं इससे जस्ट प्रीवियस वाली में, किसके बारे में, रेड के वाले में। रेड में भी AMH किया था। ए बोले तो ऑटोक्लेविंग, एम बोले तो माइक्रोवेविंग, और एच बोले तो हाइड्रोक्लेविंग। क्लियर बेटा जी, तीनों को मैं समझा चुका हूं। ऑटोक्लेविंग को बता चुका हूं, माइक्रोवेविंग को बता चुका हूं और हाइड्रोक्लेविंग को बचा चुका हूं। मतलब AMH दो जगह काम आता है, एक तो ब्लू कलर कोड के लिए और एक येलो कलर कोड के लिए। क्लियर, इससे आप डिस्पोज इन्हें कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद लास्ट आता है आपका इसमें बायोमेडिकल वेस्ट में व्हाइट कलर कोड। कौन सा, व्हाइट कलर कोड। व्हाइट कलर कोड पहला कौन सा पढ़ा, येलो, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू, चौथा व्हाइट। व्हाइट किससे मिलकर बना है, यह भी बना होता है व्हाइट बैग मेड बाय लीक प्रूफ। ये लीक नहीं होना चाहिए, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ कंटेनर। पहले दो कंटेनर कैसे थे, येलो और रेड वाले, नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग। ब्लू वाला कैसा था, कार्ड बॉक्सेस का बना था। व्हाइट वाला कैसा है, लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ। क्योंकि इसमें क्या आएगा बेटा, शार्प आएंगे, निडल्स आएंगी, मेटल के आइटम्स आएंगे। याद रखें इसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, तो फिर चार कैटेगरी दो जगह बताया मैंने, ब्लू में भी 4 कैटेगरी और व्हाइट में भी 4 कैटेगरी। इसका मतलब भी शार्प ही होगा, लेकिन शार्प कौन से होंगे, यहां याद रखना है, मेटल्स के शार्प, मेटल के शार्प आएंगे। जो भी एग्जाम्पल की बात करूं तो मेटल के शार्प आएंगे आपके, मतलब जो चीजें मेटल से मिलकर बनी हैं वो इसमें आएंगी। इसलिए ये पंक्चर नहीं हो जाए, बाहर नहीं निकल जाए मटेरियल, इसलिए हम इसके लिए काम में लेते हैं लीक प्रूफ, टेम्पर प्रूफ, पंक्चर प्रूफ कंटेनर काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए अब मेटल में क्या क्या, मेटल शार्प का मतलब है मेटल शार्प लाइक क्या क्या चीजें आएंगी, देखिएगा आप काम में ले सकते हैं, नीडल, स्कैल्पल, नीडल्स हैं, स्कैल्पल्स हैं, ये सारे कैसे हैं, मेटल के शार्प होते हैं। उनको आप नुकीले होते हैं, इन्हीं को इसमें डिस्पोज किया जाता है। तो आपके नीडल्स, स्कैल्पल्स, इन सबको किस में डिस्पोज करना है, आपको व्हाइट वाले में डिस्पोज करना है। अब इनको भी कैसे, मेथड क्या होगा इनका मेथड ऑफ डिस्पोजल। यहां दो काम चीजें हैं, यहां पर भी कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो रीयूजेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो डिस्पोजेबल हैं। तो जो रीयूजेबल हैं, जिनको दोबारा काम में ले सकते हो आप सॉरी, उनके लिए तो आप क्या करोगे, ऑटोक्लेव और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन रीयूजेबल के लिए। और जो डिस्पोजेबल हैं, जिनको फेंकना है, इनके लिए एक चीज काम में लेंगे, इनको डायरेक्टली डिस्पोज नहीं करना है आपको सीधा। पहले क्या करेंगे, इनको हम करते हैं
एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन या इनर्टाइजेशन, ये वर्ड आपके लिए नए हैं, एग्जाम में सवाल पूछा गया है, समझने का प्रयास करें। यहां हम बताते हैं ऐसे, देखो मानो आपकी निडल है, इस निडल को आपको डिस्पोज करना है और ये डिस्पोजेबल है। क्या करेंगे, निडल को डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते, किसी और की चुभ जाएगी, बाहर है तो इंजरी कर सकती है, इंफेक्शन फैला सकती है। तो क्या करो आप इसको, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, इसको आप करो श्रीडिंग। श्रीडिंग, श्रीडिंग का मतलब होता है डी शेप्ड करना, उसकी आकृति बदल देना। मतलब ऐसे थी निडल, ऐसे ऐसे होती है निडल, ऐसे ऐसे निडल है, आपने उसे मोड़ दिया, ऐसे हो गई, डी शेप्ड हो गई, मोड़ दिया आपने, डी शेप्ड कर दिया, डी शेप्ड। और कट कर देना, कट इनटू स्मॉल पीसेज, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दो। मतलब ऐसी एक निडल थी, तुमने उसके ऐसे टुकड़े बना दिए, काट दिया उसे, यह कहलाता है श्रेडिंग। अब श्रेडिंग हो गई, टुकड़ों में तोड़ दिया तुमने, बड़ी निडल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब बर्न नहीं करते हैं आजकल, पहले बर्नर काम में लेते थे, आजकल बर्न नहीं करते, कट ही करते हैं। क्लियर, क्योंकि बर्न करने से ऑन्कोजेनिक केमिकल्स बाहर निकलते हैं जो मेडिकल स्टाफ के लिए हार्मफुल होते हैं, इसलिए आजकल बर्न करना बंद कर दिए, निडल को बर्न नहीं करते हैं। अब अगर तुम इस कचरे को डालोगे और बारिश का पानी आया तो ये खराब हो जाएगा, पूरा पूरा धरातल पर ये बारीक 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 दाने दाने बन जाएंगे मेटल के। तो आप इसको क्या करें हम, तो इसके लिए फिर एक वर्ड काम मिलता है, उसका नाम है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन या इसी को बोलते हैं इनर्टाइजेशन। इनर्टाइजेशन एग्जाम का सवाल है, इनर्टाइजेशन क्या होता है। इसे शार्प पिट के नाम से भी जानते हैं, इसी का नाम है शार्प पिट। शार्प पिट मतलब गट्टा बना देना उनका, पहले निडल को तोड़ा, अब एनकैप्सुलेशन, इनर्टाइजेशन या शार्प पिट बना रहे हैं। मतलब क्या करना है कि जो वेस्ट मिक्सचर है, वेस्ट को मिक्स करना है विथ सीमेंट। किसके साथ में, सीमेंट के साथ में, और उसकी पिट बना देनी है, शार्प पिट। मतलब कचरा सीमेंट के साथ मिला दिया तो वो गट्टा बन गया और उस पर गट्टे को डिस्पोज कर देते हैं, इसे हम फिर क्या बोलेंगे, शार्प पिट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था इनर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर खराब नहीं होगा। क्लियर, तो अगर इनर्टाइजेशन की हम बात करें, इनर्टाइजेशन की, इनर्टाइजेशन क्या कर रहा है, तो आप याद रखें इनर्टाइजेशन जो होता है वह आपका ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर उसको ठीक करने में काम आता है। क्लियर, यानी आपका जो ग्राउंड वाटर होगा उसे ये ठीक करेगा। इनर्टाइजेशन, इनर्टाइजेशन क्या करेगा, इनर्टाइजेशन यह प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर आफ्टर रेन। बारिश के पानी जो ग्राउंड पे आएगा तो वह उस कंटामिनेटेड चीज से नहीं मिले, इसको रोकने के लिए हम इनर्टाइजेशन करते हैं। और इनर्टाइजेशन का मतलब सीमेंट के साथ लुगदी बना देना। क्लियर, और जो लुगदी बनती है उस लुगदी को हम बोलते हैं शार्प पिट। क्या बोलते हैं, शार्प पिट। शार्प पिट का मतलब होता है गट्ठा। इनर्टाइजेशन के बाद में कचरा, इसमें शार्प भी है और सीमेंट भी मिल गई तो एक गट्ठा बन गया बड़ा सारा, उसको डिस्पोज आप कर दोगे ताकि वो पानी, वो बाहर नहीं निकलेंगे कचरे, सीमेंट से जुड़े हुए हैं, एक गट्ठा तुमने बना दिया।
ऐसे ऐसे आप डिस्पोज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। मैंने आपको एवरीथिंग शुड बी क्लियर, सब कुछ क्लियर किया है, चाहे वो येलो कलर कोड हो, चाहे वो रेड कलर कोड हो, चाहे वो ब्लू कलर कोड हो, चाहे वो व्हाइट कलर कोड हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, आपने अलग अलग कैटेगरीज को डिस्पोज कर दिया और हमने ऐसे भी बताया कि केमिकल ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये हमने क्लियर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इमेज बेस आते हैं यहां पर, आपको उन्हें भी जानना जरूरी है। तो आप उनकी स्पेशली जैसे आपके डिस्पोजल ऑफ जो मेथड है, डिस्पोजल के मेथड, उन डिस्पोजलों के मेथड के टाइप, जैसे इंसिनरेशन के आपने इमेज देखी, लैंडफिल का इमेज देखी, कंट्रोल टिपिंग की आप इमेज देखेंगे। इसके अलावा आपके हजार्ड्स के भी रिसाइकिल में क्या आता है, आपका जो बायो हजार्ड है उसे किस इसका चिन्ह क्या होता है। तो ये कुछ इमेज वाला जो पैटर्न है वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी इमेज वाला आया और हमने इतनी मेहनत की और वो हम नहीं कर पाए, इसका मतलब हम सब कुछ क्लियर करेंगे। एक नॉर्मल क्लास है, हम कुछ भी चीज नहीं छोड़ना चाहेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो आप इमेज भी देखें, आराम से शांति से देखेंगे। यह है बायो हजार्ड्स या बायोमेडिकल हजार्ड्स। जितने भी कलर कोड हैं, कौन कौन से कलर कोड, अभी हम आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे, आप भी देखोगे इस डायग्राम को। जो आपके कलर कोड होते हैं 4, कौन से कलर कोड, येलो, रेड, ब्लू और व्हाइट। इन चारों कलर कोड के डब्बों के ऊपर जो निशान होगा वह निशान ये वाला होगा, ऐसा निशान मिलेगा उस डब्बों पर। जो भी ये कंटेनर हैं उन पर ये इस प्रकार का निशान मिलेगा। यह निशान दिखाता है अपने आप में बायोलॉजिकल हजार्ड से, बायो हजार्ड को दिखाता है ये साइन, येलो, रेड, ब्लू और व्हाइट पर, ये हजार्ड्स पर ये आपको नजर आएगा। मतलब इन डब्बों के ऊपर, इन कंटेनर के ऊपर जो सिंबल तुम्हें देखने को मिलेगा वो ये सिंबल होगा। तो इस सिंबल को याद रखें आप, कि ऐसा मैंने कल बना के भी बताया था, ऐसा आपके सामने 3 पंखुड़ियां हैं और बीच में एक इनका गोला बन रहा है, ऐसा सिंबल दिखाता है आपको क्या, बायो हजार्ड्स के ऊपर। क्लियर जी, क्लियर रहा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये साइटोटॉक्सिक के लिए, किसके लिए है ये, साइटोटॉक्सिक के लिए। मतलब कि अगर कलर कोड कौन सा है आपका, आपका कलर कोड है ब्लैक, कलर कोड कौन सा आपका, ब्लैक, या आपका कलर कोड है ग्रीन, इनके ऊपर जो सिंबल मिलेगा वो ये मिलेगा। ब्लैक और ग्रीन के ऊपर जो सिंबल मिलता है, ब्लैक और ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन, इन पर जो सिंबल मिलता है वो ये वाला सिंबल है, इसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। मतलब इन दोनों के, बेसिकली दोनों में से एक होगा, या तो ब्लैक होगा या ग्रीन होगा। इनके डब्बों पर जो सिंबल मिलेगा वो ये मिलेगा, सी वाला, ऐसा। इस डब्बे पर वो निशान नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में दिखाता है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। क्या दिखाता है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। हम इस कलर कोड की बात भी करेंगे आपको, ब्लैक और ग्रीन के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, मैंने 4 कलर कोड बताए हैं, ब्लैक के बारे में और ग्रीन के बारे में बताएंगे अभी इसमें क्या आएगा, और ये सिंबल इसका होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, ये है आपका रेडिएशन हजार्ड के बारे में। अगर रेडिएशन हजार्ड आता है तो एकदम आप याद रखें, आपके कूलर की पंखी, कूलर की पंखी जो होती है राउंड करने वाली, वह रेडिएशन हजार्ड को दिखाती है। रेडिएशन हजार्ड, कूलर की वाली पंखी, और ऐसा ही खुली हुई पंखुड़ियां अगर आए तो वो बायो हजार्ड्स के रूप में आती हैं। क्लियर। इमेजेस देखते चलें। ये रिसाइकलेबल, ये मैं दिखाया भी था अभी आपको, जो जैसे स्पेशली हम बात करें रबर के आइटम्स और ग्लासवेयर जो रीयूजेबल होते हैं, उनके लिए हम ये काम में ले लेते हैं, रिसाइकल वाले। नेक्स्ट देखिएगा,
इसमें आपको पूरे जो कलर कोड है वो दिखाए गए हैं डब्बों के हिसाब से। जैसे मैं बता रहा था आपको कि हमारे जो डब्बे होते हैं, इन डब्बों के अंदर देखिएगा आप, आपके सामने इन्फेक्शियस वेस्ट, जो भी इन्फेक्टेड वेस्ट है, इस इन्फेक्टेड वेस्ट को इन्होंने 4 कलर कोड में डिवाइड किया, 1, 2, 3 और 4। क्लियर? लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट था उसको 1 में किया। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 4 कलर कोड तो आते हैं इन्फेक्टेड में, जिसे बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर ले लेते हैं, और 2 आते, 1 कलर कोड आता है नॉन इन्फेक्टेड के अंदर, और इसे हमने क्या कहा, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या केमिकल वेस्ट, ये इसमें आ जाते हैं। साइटोटॉक्सिक वेस्ट या केमिकल वेस्ट इसमें आएगा, ब्लैक इसके लिए। अब यहां आप निशान देखिएगा, इस डब्बे का निशान आप देखें, ब्लैक पर जो निशान है बेटा वो ये सी का निशान है। देखो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। मैंने बताया था कि अगर ब्लैक कंटेनर है तो उस पर ये वाला होगा, ये प्लास्टिक का कंटेनर है, ये लिखा होगा। बाकी सब डब्बों पर निशान देखो आप, ये वाला निशान, ये वाला निशान, ये वाला निशान और ये वाला निशान। ये निशान किसके हैं, बायो हजार्ड के निशान है। इसमें ये वाला निशान है। क्लियर? इन डब्बों पर ये वाला निशान है, और इस डब्बे पर अकेले पर ये वाला निशान है, सी वाला। क्लियर है मामला? जो हमने पढ़ा हूबहू वो चल रहा है। देखो आप, मतलब जो वेस्ट होता है उसे 2 में बांटा हमने। 4 कलर कोड जो है वो है इन्फेक्टेड वेस्ट के लिए, 1 कलर कोड है ब्लैक आपका नॉन इन्फेक्टेड। पहले ब्लैक को इधर रखते थे, आजकल इसका लिए अलग बना दिया है, सेपरेट है। क्लियर? अभी व्हाइट नया जोड़ दिया है। समझ में आ गई बातें? डब्बों पर आपको लिखा मिलेगा डायरेक्टली बाहर से ही, अगर निशान देखकर आप पहचान सकते हो इनके ऊपर, ये वाला निशान यानी बायो हजार्ड्स है, यानी कि ये इन्फेक्टेड है, और ये सी आता है मतलब ये साइटोटॉक्सिक वेस्ट है। क्लियर है? अब क्या करें, इसके अंदर ये आगे दिखा भी रखा है, वैसे मैंने समझा दिया है कि रेड के अंदर क्या डालना है, तो इसमें लिख रखा है सॉलिड वेस्ट डालते हैं, जिसमें आपके रेड के अंदर जो प्लास्टिक के आइटम है वो डाले जा रहे हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट को येलो में डाल रहे हैं, इन्फेक्टेड प्लास्टिक को आप ब्लू वाले में डाल रहे हैं, जैसे सिरेंजेस हैं, प्लास्टिक वेस्ट है, ये ब्लू वाले में डाल दें, ग्लास वेयर इसमें डाल रहे हैं, और नीडल्स किस में डाल रहे हैं हम, व्हाइट वाले में डिस्पोज कर देते हैं। क्लियर जी? आगे देखिएगा, स्पेशली मेरे को दिखाना जो तुम्हें था वो ये दिखाना था कि जो कैटेगरीज हैं वो ऐसे याद रखें कि ये ऐसे बाइफर्ग्रेशन है, इनमें ब्लैक अलग है और ये चारों कलर कोड अलग है। ब्लैक वाला नॉन इन्फेक्शियस है और ये चारों इन्फेक्शियस है। निशान तुम्हें दिखाने थे सिंबल, वो मैंने दिखा दिए, बाकी इसके अंदर का मटेरियल मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये आते हैं डिस्पोजल के मेथड। ये किसकी बात आ गई, मेथड ऑफ डिस्पोजल, मेथड ऑफ डिस्पोजल, ये मेथड ऑफ डिस्पोजल है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं, तुम याद रखना, कोई बोले बताओ प्लेसेंटा को डिस्पोज किस में करेंगे, आप बोलोगे येलो में। भाई वो येलो में तो कलेक्शन हो रहा है, डिस्पोज नहीं हो रहा। डिस्पोज तो इंसिनरेशन, क्योंकि स्टेप्स हैं, पहला कलेक्शन, कलेक्शन के बाद अलग अलग बांट देना, सेग्रीगेशन, फिर ट्रांसपोर्ट कर देना, बाहर भेजना किसी दूसरी जगह, फिर उसको केमिकल ट्रीट करना, और फिर फाइनल डिस्पोज करना। तो डिस्पोजल के मेथड ये हैं। जो हमने कलर कोड पढ़े हैं वो तो कलेक्शन में आता है, कलेक्शन ऑफ मतलब कचरा नियंत्रण की स्टेप्स की पहली स्टेप कलेक्शन है, उसमें कलर कोड काम में लेते हैं, रेड येलो। वहां तो आप कचरे को डिस्पोज नहीं कर रहे हो, वो कचरे को इकट्ठा कर रहे हो। फिर डिस्पोज तो बाहर भगाना, डिस्पोज का मतलब वो बाहर फेंक देना, निष्क्रिय कर देना उसे। तो इसका पहला मेथड है इंसिनरेशन। डिटेल में हमने पढ़ा है, इमेज में आपको दिखा रहा हूं। एग्जाम का क्वेश्चन जो रिपीट होता है इस पर, सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने का, यही आंसर होगा इंसिनरेशन। हाई डिग्री तापमान पर राख बना दिया जाता है, आंस बना देते हैं कचरे की, राख बना देते हैं, और सबसे बेस्ट मेथड है। स्पेशली एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए हम ये काम में लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, यह भी मेथड ऑफ डिस्पोजल ही है, लैंडफिल। लैंडफिल, लैंड बोलते हैं खाली स्थान को, जगह को बोलते हैं ना, लैंड खाली है क्या, जगह खाली है। फिल यानी कि उसमें कचरा उड़ेल देना। तो कचरे का पहाड़ आपने देखा होगा, कुछ शहरों के बाहर बड़े बड़े कचरे पड़े रहते हैं,
खुले में पटक रखे हैं उसे, इसे बोलते हैं लैंडफिल। अगर अवेलेबल जगह है तो शहर के बाहर कचरे को के ढेरों को वहां डाल दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं लैंडफिल। ये भी एक मेथड होता है जिसके में कचरे को हम बाहर फेंक देते हैं, लैंडफिल। क्लियर? इसमें बहुत सारा कचरा आपका पड़ा है, उसको हम इसमें लैंडफिल कर रखे हैं, तो ये भी एक मेथड है। हालांकि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। इस मेथड के बाद में कचरा ओपन रहता है तो ग्राउंड वाटर खराब होगा, यहाँ पर जो आपकी फ्लाइज वगैरह हैं, मक्खियां हैं, इन आपके रोडेंट हैं, ये ज्यादा होंगे, आसपास में बदबू स्मेल आने लग जाएगी, बहुत समय बाद हो सकता है अगर पानी से मिल जाए या इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बहुत अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन काम में आता है। लैंडफिल भी यूज ले सकते हैं, नॉट वेरी बेस्ट बट इट इज यूज्ड एज ए मेथड ऑफ डिस्पोजल। क्लियर? तो लैंडफिल में आप खुले में जो डाल रहे हैं कचरा, बाहर ओपनली डिस्पोज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड लैंडफिल। याद रखें, लैंडफिल का मतलब है वो खुले में डिस्पोज करना उचित मेथड नहीं है, अच्छा मेथड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, यह है डीप बरियल मेथड। ये भी मेथड का गहरा दफन, ये दिखाया भी था मैंने। इसमें क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, लिमिटेड गड्ढा, और उस गड्ढे के अंदर दबा देते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। यह डीप बुरियल मेथड कहलाता है। क्लियर? गहरा दफन मतलब मिट्टी के अंदर दबा देना। पहले में जला रहे थे, दूसरे में बाहर खुले में डाल दिया, तीसरे में गड्ढा खोदकर दबा रहे हैं। क्लियर? तो इसको डीप बरियल मेथड, गहरा दफन, ये भी मेथड आता है आपका डिस्पोजल का। नेक्स्ट देखिएगा, डंपिंग। डंपिंग का मतलब उड़ेल देना। ये आपके कंटेनर है, आपकी कॉलोनी में आपने देखा होगा, कॉलोनियां जो होती है ना, कॉलोनियां, उनके आजकल बाहर एक कंटेनर रखे होते हैं, वहां कचरा डाल कर आते हैं। पहले अभी रिसेंट में तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जब कर दी है, उसके बाद से गाड़ियां ही आती हैं, उन गाड़ियों में हम कचरा डालते हैं। पहले क्या करते थे, कॉलोनी के हर एक कॉलोनी में एक कंटेनर रखा होता था, उस कंटेनर में हम डाल के आ जाते थे और उस कंटेनर को फिर आपके म्युनिसिपल पार्टीज वाले लेके जाते थे, नगर निगम वाले लेके जाते थे। तो ऐसे जो कंटेनर में हम डालते हैं और उस कंटेनर को वो ले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं डंपिंग मेथड। क्लियर? डंप कर देना, बोले डंप यानी छोड़ देना। क्लियर? बोले ना, जैसे किसी को मैंने इसको डंप कर दिया मतलब उसको छोड़ दिया। क्लियर? तो डंपिंग में कचरे को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है। थोड़ा सा सिमिलर होता है लैंडफिल का, लेकिन लैंडफिल के अंदर क्या करते हैं, कचरे को ले जाकर एक ढेर बना देते हैं, बड़ा सारा पहाड़ होता है। इसमें थोड़ा सा होता है डंपिंग में, कचरे को छोड़ देते हैं, इट्स कॉल्ड डंपिंग मेथड। क्लियर? यह है कंट्रोल टिपिंग मेथड। कंट्रोल टिपिंग मेथड मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा का डीप बरियल में भी गड्ढा बन रहा था, लेकिन उसमें तो क्या करते हैं, गड्ढे को दबा देते हैं, वहां दोबारा काम में नहीं आता। यहां इसे लगातार बदलते रहते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, कचरे को डाला, फिर कचरे के ऊपर लाइम सोडा वगैरह डाल देते हैं और फिर उसको कवर कर देते हैं। कचरा गल जाता है कुछ समय बाद, फिर उसको दोबारा उसमें दूसरा कचरा डालते रहते हैं। मतलब उसी में कंटिन्यू कचरा डालते रहते हैं एक जगह बनाकर। अगर आपके पास में सूटेबल लैंड अवेलेबल है, जगह आपके पास अवेलेबल है, तो सबसे बड़ी एक सेटिस्फैक्टरी मेथड ये भी होता है, कंट्रोल टिपिंग मेथड। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, याद रखें 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला तो सबसे बेस्ट मेथड पूछे तो इंसिनरेशन बताना है, लेकिन अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, मोस्ट satisfactory method of disposal when land available अगर आपके पास जगह है, उपस्थित है जगह, तो सबसे सेटिस्फैक्टरी मेथड कौन सा होता है, तो कंट्रोल टिपिंग मेथड होता है। मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट इफेक्टिव मेथड इंसिनरेशन। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड अगर जगह उपलब्ध है, ये लिखा होगा, अगर लैंड अवेलेबल है, इस कॉल्ड कंट्रोल टिपिंग। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, लोग इंसिनरेशन करके आए थे बहुत सारे, इंसिनरेशन नहीं करना है। क्वेश्चन आता है इंसिनरेशन के लिए लैंड की जरूरत कहां है भाई, छोटी सी मशीन होती है, क्या सीएससी को 50 बीघा में बनवाना जरूरी है, क्या होता है मशीन में डाले जला देते हैं, तो वहां लैंड की जरूरत ही नहीं है। या गड्ढा खोदने के लिए जगह चाहिए, बिना जगह के गड्ढा कैसे खोदोगे। तो याद रखना है कि मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ डिस्पोजल अगर पूछा जाए, अगर जगह उपलब्ध है, तो मेथड आंसर क्या जाएगा, कंट्रोल टिपिंग मेथड। क्लियर? तो इसका भी आप ध्यान रखें। ये कुछ ऐसे इमेजेस थे जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन मेथड पे तो स्पेशली ध्यान रखें आप कि
डिस्पोजल का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है हॉस्पिटल का, तो आंसर जाएगा इंसिनरेशन। अगर क्वेश्चन आए मोस्ट सैटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ डिस्पोजल व्हेन लैंड अवेलेबल, तो आंसर क्या दोगे, कंट्रोल टिपिंग मेथड। क्लियर हुआ? चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके साथ आपके बायो हजार्ड्स खत्म हो गए हैं पूरे। एक कलर कोड जो आपका बचा है वह कलर कोड क्या है आपका, ब्लैक कलर कोड, जो नॉन इन्फेक्शियस को दिखाता है। चारों खत्म हो गए, कौन से वाले, बायोजार्ड्स के। अब साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए आते हैं, ब्लैक। कुछ जगह इसे ग्रीन से भी दिखाया जाता है, आजकल कुछ जगह ग्रीन भी काम में ले रहे हैं, ग्रीन या ब्लैक। क्लियर? ये प्लास्टिक का ही बैग है, प्लास्टिक कंटेनर होता है, और इसमें क्या चीजें जोड़ते हैं, इसमें हम यूज करते हैं नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट इसमें आता है। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या आप इसमें डालोगे, जैसे रेपर ऑफ मेडिसिन, आपके मेडिसिन के खाले कवर, रेपर्स इसमें डालना है उनको। क्लियर? जैसे कवर ऑफ फ्रूट्स, केला खाया, केले का छिलका, एप्पल खा रहे हैं, एप्पल का छिलका, जो फ्रूट्स के, आप हॉस्पिटल में जब अटेंडेंट आता है तो ये भी चीजें रहती हैं वहां, इनके कवर को यहां डालना है। न्यूज़पेपर, फूड आइटम्स, खाना बच गया, सब्जी बच गई, किस में डाल देना है, ब्लैक वाले में। क्लियर? तो यह वाला जो है ये साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए काम में लेते हैं, साइटोटॉक्सिक के लिए ब्लैक कलर कोड काम आता है। इसी के साथ बीएमडब्ल्यू पूरा हुआ, कंप्लीट बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट। क्लियर? आप एक बार पूरे बीएमडब्ल्यू को रिमेंबर करें, मैं कुछ की पॉइंट्स आपसे पूछूंगा, आप आंसर करें, मन में लेकर आए आंसर को, क्या आंसर होगा उसका, हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैटेगरी के बारे में। बताओ टोटल कैटेगरी कितनी होती हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, कितनी होती हैं, 10। कितनी? 10। नाम याद होने चाहिए। उल्टा बोल रहा हूं, कैटेगरी नंबर 10 का मतलब याद है ना आपको, उल्टा भी बोलें सीधा भी बोलें, कैसा भी होना चाहिए। कैटेगरी नंबर 10 का मतलब केमिकल वेस्ट, कैटेगरी नंबर 9 का मतलब इंसिनरेशन आश, कैटेगरी नंबर 8 का मतलब लिक्विड वेस्ट, कैटेगरी नंबर 7 का मतलब सॉलिड वेस्ट, सॉइल्ड नहीं सॉलिड वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक के आइटम्स आते हैं, रबर, कैथेटर्स वगैरह ये। कैटेगरी नंबर 6 इज सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड मतलब बैडिंग के आइटम्स जो आते हैं वो। कैटेगरी नंबर 5 इज साइटोटॉक्सिक ड्रग और डिस्कार्डेड मेडिकेशन। कैटेगरी नंबर 4 इज शार्प वेस्ट। कैटेगरी नंबर 3 इज माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। कैटेगरी नंबर 2 इज एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, और कैटेगरी नंबर 1 इज ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। एग्जामिनर उल्टा सीधा जैसा भी एक पूछेगा आपको याद होना चाहिए, 10 की 10 कैटेगरी पिन पॉइंट याद होनी चाहिए। फिर वेस्ट दो प्रकार का, बायोमेडिकल वेस्ट और साइटोटॉक्सिक वेस्ट, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को ही बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट और नॉन इन्फेक्शियस को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक वेस्ट। इन्फेक्शियस के लिए कितने कलर कोड होते हैं? 4। कितने कलर कोड? 4। और नॉन इन्फेक्शियस के लिए कितना कलर कोड? 1, ब्लैक। कुछ जगह ग्रीन भी काम में लेते हैं। याद कैसे करेंगे अब सुनिएगा। पीला, येलो का मतलब पीला, पीला यानी पस जो ब्लड से कंटामिनेटेड है। आर रबड़, रेड यानी रबर, रबर के आइटम इसमें चले जाएंगे। ब्लू, ब्लू है पानी, पानी, पानी किस में डालते हैं बेटा? ग्लास में, यानी ग्लास के आइटम किस में चले जाएंगे? ब्लू वाले में। उसके अलावा व्हाइट, व्हाइट में मेटल के शार्प चले जाएंगे। ब्लैक वाले में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट चले जाएंगे। कैटेगरी वाइज की बात करूं, कैटेगरी 1
कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 8, कैटेगरी 10। किस में डालोगे? येलो वाले में। बहुत इजी हो गया, सबसे ज्यादा येलो वाले में डल रहा है। अब आपको तो एक चीज याद रखनी है, 4 और 7 बस। कैटेगरी 4 अलग कर दो, 7 अलग कर दो, बाकी सब बच गया वो येलो में डाल दो। इन्फेक्शियस सार्प के लिए 4 कैटेगरी, वो नहीं डलेगी इसमें। अगर सार्प ग्लासवेयर है तो वो डाल देंगे ब्लू में, और मेटल के आइटम है तो किस में डाल दोगे? आपके व्हाइट वाले में। क्लियर? और रबर के आइटम 7वीं कैटेगरी जो है वो किस में डाल दोगे आप? रेड वाले में। इसके अलावा जितनी कैटेगरी मिल डालनी है वो येलो वाले में। बहुत इजी है ना। 4 कैटेगरी और 7 को छोड़कर सब किस में जाएगा? येलो वाले में। किस किस को छोड़कर? 4 और 7, बाकी सब येलो में। 4 वाला किसने में? 2 में। किस किस में? अगर मेटल का है तो किस में चला जाएगा? वो व्हाइट वाले में। और ग्लास का है तो किस में चला जाएगा? आपका एम्पुल वगैरह किस में चले जाएंगे? ब्लू वाले में। ब्लू है पानी पानी। क्लियर? दूसरा, अगर 7वीं कैटेगरी की बात करें, रबर तो आर बराबर रबर, उसमें चला जाएगा। डिस्पोज कैसे करते हैं? येलो वाले को कैसे डिस्पोज करना है? IPD। क्या करना है? IPD। आई बोले तो इंसिनरेशन, पी बोले तो प्लाज्मा पायरोलाइसिस, डी बोले तो डीप बरियल मेथड। सबसे बेस्ट मेथड हॉस्पिटल में काम आने वाला इंसिनरेशन। तापमान बहुत ज्यादा, 800 से 1100 डिग्री सेल्सियस, राख बना दिया जाता है कचरे की। क्लियर? दूसरा कलर कोड हमने डिस्कस किया, वो कौन सा कलर कोड था आपका? रेड वाला। रबर के आइटम सारे इसमें आ जाते हैं। और इनको डिस्पोज कैसे करते हैं? AMH। ए बराबर ऑटोक्लेविंग, एम बराबर माइक्रोवेविंग, एच बराबर हाइड्रोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का तापमान 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 lbs पर इंच स्क्वायर, प्रेशर 1.06 kg cm स्क्वायर प्रेशर, समय 30 से 60 मिनट। क्लियर? रीयूजेबल होता है ये। उसके अलावा तीसरा कलर कोड बात की हमने ब्लू वाला। इसको क्या करना है? ब्लू वाले का, ब्लू में आपके ग्लासवेयर होते हैं, आप इनकी क्या कर सकते हैं? ऑटोक्लेव का AMS, डायरेक्टली AMH ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग और हाइड्रोक्लेविंग कर सकते हैं। मेटल के इंस्ट्रूमेंट जो है उसका आप ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। क्लियर? डिस्पोजल ऑफ मेथड में कौन कौन से मेथड मैंने बताए? इंसिनरेशन बताया, राख बना देते हैं। डीप बुरियल बताया, गड्ढा खोद के दबा देते हैं। लैंडफिल बताया, बाहर खुले में डाल देते हैं। क्लियर? कंट्रोल टिपिंग में एक निश्चित जगह गड्ढा बनाकर उसमें कचरे को डाले जाते हैं, इसे बोलते हैं कंट्रोल टिपिंग। इस पर सवाल आता है कि अगर जगह उपलब्ध है आपके पास में तो सबसे सेटिस्फैक्टरी मेथड क्या होगा? जवाब क्या होगा? कंट्रोल टिपिंग। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है? तो आंसर जाएगा इंसिनरेशन मेथड जाता है। क्लियर हुआ? ओपनली लैंड में बाहर डाल रहे तो लैंड फिल बोल देते हैं। क्लियर? ये सारे आपके आते हैं डिस्पोजल मेथड। कुछ अलग से पॉइंट, जैसे श्रीडिंग शब्द आया, श्रीडिंग का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। एक वर्ड आया एनकैप्सुलेशन का मतलब मोड़ देना, उसे डीशेप्ड कर देना। एक और होता है इनर्टाइजेशन का मतलब कचरे को सीमेंट के साथ मिलाकर गट्ठा बना देना, उसे बोलते हैं शार्प पिट बना देना। क्या बना देना? शार्प पिट बना देना, गट्ठा बना देना। क्लियर? ये सारे हो गए। इमेजेस मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके अलावा ब्लैक कलर में क्या डालना है? तो ब्लैक कलर में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट डालना है, जैसे फल, सब्जियां, रैपर्स, मेडिसिन की, सारे इसमें डिस्पोज कर दिए जाते हैं। इनसे बाहर एग्जाम में सवाल नहीं जाएगा। प्लेसेंटा डिस्पोजल याद रखें। PSC पर कैसे करोगे बेटा डिस्पोज? ब्लीचिंग पाउडर में मिक्स करेंगे और डीप बरियल कर देंगे। और अगर हॉस्पिटल में इंसिनरेशन उपलब्ध है तो इंसिनरेशन से इंसिनरेट कर देंगे। क्लियर? इसी के साथ आपका BMW इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक था, खत्म किया हमने। इसमें हेल्थ के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा BMW कलर कोड, मेथड ऑफ डिस्पोजल और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? इसमें क्या क्या क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे वो आप देखिएगा, आप तो आंसर अपने आप ही कर दोगे इसका, क्योंकि आपने फुल डिटेल में से पढ़ लिया है। क्वेश्चन देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जवाब तुम दोगे। बार बार बोला है मैंने, ह्यूमन प्लेसेंटा
डिसगार्डेड इन विच कलर बैग ऑफ हॉस्पिटल? बोलो जल्दी बोलो, सबको जवाब आना चाहिए। ये हॉस्पिटल लिखा है आगे, देखो हॉस्पिटल का मतलब अपने आप समझ जाना है, इंसिनरेशन उपलब्ध है और वहां कौन से कलर कोड में आपको इसको डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करना है। येलो, रेड, ब्लैक और ब्लू। बताओ किस में करेंगे आप? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जितने भी होते हैं वह येलो में डिस्पोज करे जाते हैं। यह DSSB में पूछा गया था, ये एम्स में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ये PGI में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखें, प्लेसेंटा ह्यूमन का कोई भी पार्ट हो येलो में डिस्पोज करेंगे। सिंपल सी बात तो यार, कुछ भी हो येलो में जाएगा। किसको छोड़कर? शार्प को छोड़कर और रबर को छोड़कर, बाकी सब इसमें चला ही जाएगा। 4 और 7 ही तो अलग करें हमने, बाकी सब येलो में। ज्यादा लगाना ही नहीं है माइंड, बस शार्प इंस्ट्रूमेंट हो, मेटल के हो, ग्लास के तो अलग कर देना और रबर के हो तो अलग कर देना, बाकी सबको डाल देना येलो में आंख बंद करके। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट? सबसे बेस्ट मेथड बताओ हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोज करने का। कंपोस्टिंग, डंपिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, इंसरेशन। कंपोस्टिंग बोलते खाद बनाने को, क्लियर? तो कंपोस्टिंग, डंपिंग, केमिकल ट्रीटमेंट या इंसिनरेशन। तो सबसे बढ़िया, बार बार बोला था, इंसिनरेशन सबसे बढ़िया होता है, जिसे हम भस्मीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे बढ़िया मेथड हो गया। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है मोस्ट सेटिस्फैक्टरी, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 2-3 बार एग्जाम में आ गया, बच्चे लोचा कर देते हैं, इंसिनरेशन को करके आ जाते हैं। मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ डिस्पोजल वेयर सुटेबल लैंड इज अवेलेबल। आपके पास जगह है तो बताओ सबसे बढ़िया मेथड क्या होगा। अब यहां पर आपको इंसिनरेशन नहीं करना, अगर किसी बंदे ने ये कर दिया तो आंसर गलत कर दिया, माइनस में चले जाओगे भाई। यहां आएगा कंट्रोल टिपिंग मेथड। क्या आएगा? कंट्रोल टिपिंग मेथड। यानी ये वह मेथड है जिसमें हम गड्ढा खोदते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, कचरे को डालते हैं, क्लियर? यानी कि और रिपीटेडली से चेंज करते रहते हैं। तो ये इससे बोलते हैं ये मोस्ट सेटिस्फैक्टरी मेथड है। अगर जगह आपके पास में है तो आप ये जरूर करें, क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद ये आपके सिंबल्स जो मैं आपको दिखा चुका हूं। इसी के साथ BMW कंप्लीट हुआ, बायोमेडिकल वेस्ट। नया टॉपिक है हमारा, इस पे भी एग्जाम में सवाल आते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना, आइसबर्ग फिनोमिना टॉपिक इस थर्ड टॉपिक है तुम्हारा। पहला इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, दूसरा BMW खत्म हुआ, तीसरा टॉपिक हमारा आइसबर्ग फिनोमिना। क्या होता है आइसबर्ग फिनोमिना, क्यों आया, इसके बारे में आप सुनिएगा। आपने आइसबर्ग फिनोमिना को अगर समझना है तो आप कोई एग्जाम्पल हम बताएंगे, उसे आपको समझना पड़ेगा। क्या है एग्जाम्पल, सुनिएगा। जब पानी लेते हैं आप, किसी पात्र में पानी लिए, किसी कटोरे में पानी लिया और पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। आपको देखना है उसमें, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पानी के अंदर बर्फ का अधिकांश भाग जल के अंदर चला जाएगा, मर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। उसका थोड़ा सा हिस्सा पानी के ऊपर रह जाता है, मतलब वो तैरता रहता है। क्या बताया मैंने? आपने एक पात्र लेना है, उसमें यानी कटोरा ले लिया, उसमें पानी भर लिया और पानी में बर्फ डाल देना, आइस डाल देना है। आइस को डालने के बाद उस आइस को देखोगे तो उसका बहुत सारा भाग तो अंदर पानी में चला जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर तैरता रहता है। तैरने वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे तैरने वाले हिस्से को? फ्लोटिंग टिप। और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, जो नीचे डूबा हुआ है उसे मर्ज्ड पोर्शन बोल देंगे। ये एक आइसबर्ग फिनोमिना होता है। अब इसे डिजीज पर भी लागू करते हैं, इसे हम डिजीज पर भी लागू करते हैं। डिजीज पर हम लागू करते हैं कि बीमारियों के अंदर इससे क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। क्वेश्चन भी बात करेंगे कि इस फिनोमिना पर एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पुट कर सकता है। 3 सवाल इसमें आए हुए हैं और आने की संभावनाएं रखता है। अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर का बोनस है अगर आता है तो। सुनिएगा क्या, कुछ क्वेश्चनों की बात मैं कर लेता हूं। आइसबर्ग फिनोमिना में सबसे पहले आइसबर्ग फिनोमिना के क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन, फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग टिप किसकी बात कर रहा हूं? बर्फ का वह भाग जो पानी में नहीं डूबा, ऊपर है, तैर रहा है, उसे हम फ्लोटिंग टिप बोल रहे हैं। बताओ
जब पानी को के अंदर बर्फ डाली जाती है, बर्फ का जो भाग ऊपर तैरता रहता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या दिखाना चाहता है? लेटेंट केसेस को दिखाना चाहता है, अनडायग्नोस्ड केसेस को दिखाना चाहता है, कैरियर केसेस को दिखाना चाहता है, या क्लिनिकल केसेस को दिखाना चाहता है? अपने माइंड में इसको रखें और दौड़ाएं, कोशिश करें क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की। क्लियर? कि जो बर्फ का हिस्सा ऊपर है वो क्या दिखाना चाह रहा होगा, डिस्कस करेंगे हम क्लास के दौरान। देखिएगा नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सबमर्ज्ड पोर्शन मतलब जो हिस्सा पानी में डूब गया, अंदर चला गया है, वह क्या प्रदर्शित करना चाहता है? इसी बर्फ का वह भाग जो पानी में डूब गया, एक तो ऊपर वाले हिस्से की मैंने बात की जो तैर रहा है, दूसरा मैंने बात की दो हिस्सा नीचे पानी में डूब गया है, तो ये दोनों क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? नीचे का हिस्सा क्या प्रदर्शित करना चाहेगा और ऊपर का हिस्सा क्या प्रदर्शित करना चाहेगा? तो बताओ क्या दिखाना चाहेगा ये? क्या ये क्लिनिकल केस को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये डायग्नोस्ड केसेस को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है? और क्या ये हिडन केसेस को रिप्रेजेंट करता है? क्लियर? आंसर ढूंढे आप। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द डिजीज, वह कौन सी डिजीजेस हैं नॉट रिप्रेजेंट आइसबर्ग फिनोमिना, मतलब ऐसे कौन सी बीमारियां होती हैं जो आइसबर्ग फिनोमिना को नहीं प्रदर्शित करती, वो उन बीमारियों पर आइसबर्ग फिनोमिना लागू नहीं होता है। वो बीमारियां कौन कौन सी है? रेबीज, टिटनस, मीजल्स या ऑल ऑफ अबव? क्या इनमें से कोई एक है या वो सभी है? जो आंसर आपको लेना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आइसबर्ग फिनोमेना में आपको देखने को मिल सकते हैं। हम इन्हें डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, 15-20 मिनट का टॉपिक है हमारा। देखिएगा, आप समझने का प्रयास करें। पहले मैं इसे समझाता हूं आपको आइसबर्ग फिनोमेना को। ये है आपके सामने आइसबर्ग फिनोमेना। देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइसबर्ग फिनोमेना, हमने क्या किया इस आइसबर्ग फिनोमेना में? हमने इसके अंदर आइसबर्ग फिनोमेना में एक पानी लिया पात्र में। इधर देखें, यह एक पात्र है, यह एक पात्र है, मतलब एक आपने कोई कटोरा ले लिया, क्लियर, इसमें पानी भर लिया। ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये क्या दिखा रहा है? पानी को दिखा रहा है, यानी यहां पानी भरा हुआ है ये, क्लियर। और ये वाला जो हिस्सा है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये बर्फ को इंडिकेट कर रहा है, मतलब आइस को इंडिकेट कर रहा है। ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? आइस को, बर्फ। ये आपकी आइस है, मतलब पानी का भरा हुआ एक कटोरा था, उसमें हमने क्या डाल लिया? बर्फ डाल दी। तो एक चीज देखो आप, एक नजर आ रहा होगा आपको, क्या चीज नजर आ रही होगी? इसके अंदर अधिकांश भाग तो पानी के अंदर डूब गया है, मर्ज्ड हो गया है। इसका कुछ भाग ऊपर तैर रहा है, क्लियर। इस वाले भाग को अगर मैं बोलूं तो लगभग 10% होता है, लगभग। इसकी बात करें तो लगभग 90%। अधिकांश भाग नीचे है। इसमें सबसे ऊपर कुछ भाग डेथ को भी प्रदर्शित करता है, मृत्यु को भी। मृत व्यक्ति दिखाई दे जाएगा तुम्हें, ऊपर ही ऊपर टॉप पे होते हैं। अब क्या दिखा रहा है आप देखें, समझें क्या कहना चाहता है आइसबर्ग फिनोमेना। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है, इससे आप अपनी बीमारियों को जोड़ सकते हैं उनसे। क्या जोड़ना है बीमारियों को? ये देखें, ये कहना चाहता है कि अधिकांश बीमारियां जो हम डिजीजेस देखते हैं, इन सभी डिजीजेस के बहुत सारे केस हमें पता ही नहीं चलते हैं। जैसे बर्फ पानी में डूबी होती है, वैसे ही बहुत सारी बीमारियां छिपी होती हैं, उनके लक्षण छिपे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आज मैं भारत का एक पेंडेमिक डिजीज की बात करूं, कोरोना अभी चला आ रहा है, आप सब लोग वाकिफ हो। अगर हम रैंडमली सभी लोगों का सैंपल करवाएं, आज पूरी जनसंख्या का सैंपल करवाएं, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आपको पॉजिटिव मिलेंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन वो हमारे साथ में है, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि उनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, वो हिडन केसेस है, मतलब आप उन्हें डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो। ये हर डिजीज के साथ लागू होता है।
बहुत सारी डिजीज के लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं। टीबी के बहुत कम केस होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, वरना वो दिखाई नहीं देते, मतलब वो लक्षण प्रदर्शित ही नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाना चाहता है बर्फ का वह भाग जो डूब रखा है पानी में, ये यह दिखाता है कि ये जो केस हैं ये अपने लक्षण दिखा नहीं रहे हैं, इनके लक्षण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हिस्सा पानी के ऊपर है ये दिखाना चाहता है कि ये अपने लक्षण दिखा रहे हैं। क्लियर? तो अगर आइसबर्ग फिनोमिना को हम समझें तो ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है, सबमर्ज्ड पोर्शन, डूबा हुआ भाग, ये क्या दिखाता है? यह लेटेंट केस दिखाता है। लेटेंट का मतलब होता है जिनके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सब क्लिनिकल केसेस या प्री सिम्टोमेटिक। एक एक वर्ड याद रखना। लेटेंट नीचे वाला हिस्सा दिखाता है, प्री सिम्टोमेटिक डूबा हुआ हिस्सा दिखाता है, सब क्लिनिकल केस डूबा हुआ हिस्सा दिखाता है, या कैरियर। देखो इनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसमें लक्षण आए, कभी भी कैरियर में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आपने हीमोफीलिया का नाम सुना होगा, ये बीमारी ब्लड में एक्सेलेटेड डिसऑर्डर होता है, महिलाएं इसकी कैरियर होती हैं लेकिन उनमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैरियर वे होते हैं जो बीमारी में जो कोई लक्षण नहीं दिखाते। आप कह सकते हैं अनडायग्नोस्ड केसेस, जब तक बीमारी डायग्नोस नहीं हुई है, जब तक बीमारी का कोई लक्षण हमारे सामने नहीं आया है, तब तक वह व्यक्ति उस बीमारी का डायग्नोस नहीं हो पाया उसके अंदर, मतलब वो भी एसिम्प्टोमेटिक है इस समय, वो भी हिडन केसेस है, छिपा हुआ केस है आपके सामने। अगर मैं कहूं प्री सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक से पहले की स्टेज, तो वह भी डूबी हुई स्टेज है, मतलब उसमें लक्षण दिखाई नहीं देगा। या लेटेंट, यानी ये सारे एग्जाम्पल डूबे हुए पोर्शन को दिखाते हैं। एग्जामिनर आपको बोले बताओ सबमर्ज्ड पोर्शन क्या दिखाएगा, मतलब सबमर्ज्ड का मतलब क्या बोलना है आपको? डूबा हुआ भाग, ये रहा सबमर्ज्ड, डूबा हुआ भाग। क्लियर? और फ्लोटिंग टिप यानी कि तैरता हुआ भाग, दो चीजें याद रखनी है। ऊपर का भाग कहलाता है फ्लोटिंग टिप और नीचे का भाग सबमर्ज्ड पोर्शन क्या कहलाता है? सबमर्ज्ड पोर्शन। तो डूबा हुआ भाग और ऊपर का भाग। क्लियर? ऊपर का भाग क्या दिखाता है? क्लिनिकल केसेस को जिनके लक्षण आ रहे हैं। डायग्नोस्ड केसेस को क्या क्या दिखाएगा? डायग्नोस्ड केस, क्लिनिकल केसेस, इनको दिखाता है। और सबमर्ज्ड पोर्शन लेटेंट, प्री सिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड या कैरियर को दिखाता है। इनके बीच में जो लाइन है, ये वाली लाइन जो दोनों को अलग करती है, इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन, क्या नाम है इसका? लाइन ऑफ डिमार्केशन। एक लाइन होती है, उस लाइन का नाम है लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट को डिफरेंशिएट करती है। इसके नीचे डूबे हुए भाग का मतलब एसिम्टोमेटिक और ऊपर वाले भाग का मतलब सिम्टोमेटिक केसेस होते हैं। क्लियर जी? यह आपका आइसबर्ग फिनोमिना होता है। अब कुछ क्वेश्चंस भी बात करते हैं हम इनके बारे में। इसमें जैसे आपके सामने फ्लोटिंग टिप का क्वेश्चन आए, कभी पूछे फ्लोटिंग टिप, ऊपर का भाग, तैरता हुआ भाग। फ्लोटिंग टिप का मतलब तैरता हुआ, जो ऊपर है। बताओ ये क्या दिखाएगा? आंख बंद कर आपको बोलना है। क्लिनिकल केस, डायग्नोस्ड केस, डायग्नोस्ड केस, सिम्टोमेटिक केस, सिम्टोमेटिक केस, या डेथ केस, जिनकी मृत्यु हो गई। ये सब ऊपर का भाग है, ये दिखाता है फ्लोटिंग टिप। अगर आपसे पूछे सबमर्ज्ड पोर्शन क्या दिखाता है? सबमर्ज्ड का मतलब है डूबा हुआ भाग, पानी में डूबा हुआ भाग। ये क्या दिखाएगा? ये क्या दिखाएगा? तो आप बताना है कैरियर। एग्जाम्पल याद रखना, कैरियर, प्री सिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस्ड केसेज, अनडायग्नोस्ड केसेज, लेटेंट केसेज, या हिडन केसेज, हिडन केसेज, हिडन केस।
दोनों के बीच की जो लाइन होती है उस लाइन का नाम होता है, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्लियर? लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन ये कहां होती है? दोनों के बीच में। प्रेजेंट बिटवीन सिम्टोमेटिक एंड ए सिम्टोमेटिक केसेस, या आप ऐसा कह सकते हैं बिटवीन फ्लोटिंग टिप एंड सबमर्ज्ड पोर्शन। डूबा हुआ और तैरता हुआ हिस्सा, उनके बीच में जो लाइन है उसे क्या बोलोगे? लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्या बोलोगे? लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्लियर? यह छोटा सा पोर्शन है जो बताता है, बस 3 चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। तैरता हुआ भाग जो लक्षण दिखा रहे हैं, डूबा हुआ भाग जो लक्षण नहीं दिखा रहे, दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन। फाइनल आइसबर्ग फिनोमिना, ये क्वेश्चन है कि आइसबर्ग फिनोमिना क्या प्रेजेंट करता है सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट को। क्लियर? तो आइसबर्ग फिनोमिना रिप्रेजेंट सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केस। सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केस को यह प्रदर्शित करता है। कौन सी डिजीज सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक को प्रदर्शित नहीं करती है, मतलब आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करती है? इसका लास्ट पॉइंट, विच डिजीज नॉट फॉलो आइसबर्ग फिनोमिना। कौन सी बीमारी होती हैं जो आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करती हैं? इसकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप में से अधिकांश कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक गुटखा खाते होंगे, उसका नाम है रजनीगंधा और तुलसी। उसी नाम से आपको याद रखना है मिस्टर आरटी, मिस्टर रजनीगंधा और तुलसी। 4 बीमारियां याद रखें। एम बराबर मीजल्स, आर बराबर रूबेला, नेक्स्ट आर बराबर रेबीज, और फाइनल टी बराबर टीटेनस। ये बेटा 4 बीमारियां ऐसी हैं जो आइसबर्ग फिनोमिना को प्रदर्शित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? सुनो, मीजल्स कभी एसिम्टोमेटिक नहीं हो सकता। जब मीजल्स होता है तो व्यक्ति के शरीर पर दाने दाने बनते हैं, मतलब फुंसियां बन जाती है, तो दिखाई देंगी दूर से ही। आप बोल दोगे ये खसरे से ग्रसित है भाई, मीजल्स हो रखा है, तो एसिम्टोमेटिक नहीं हो सकता। रूबेला में भी दाने बनते हैं, रेसेस बनते हैं, आपको पता लग जाएगा। रेबीज होता है, कुत्ते के काटने से होता है, लार टपकती रहती है और हाइड्रोफोबिया रहता है, तो एसिम्टोमेटिक नहीं हो सकता। टिटनस में जबड़ा लोग हो जाता है और ऑपिस्टोडोनस धनुषाकार बन जाएगा। मतलब ये ऐसी बीमारियां, इनके केस आपको पता लगेंगे ही लगेंगे, इनके लक्षण आएंगे ही आएंगे, बिना आए नहीं रह सकते। इसका मतलब ये बीमारियां आइसबर्ग फिनोमिना को फॉलो नहीं करती हैं। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट है बस केवल आइसबर्ग फिनोमिना में। डूबा हुआ भाग क्या दिखाता है? आप डायरेक्टली बोला जो केस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो ऊपर तैर रहा है मतलब ऊपर तैर रहा है मतलब दिखाई दे रहा है, मतलब लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। डूब रखा है मतलब लक्षण भी डूब रखे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। बीच की लाइन तो याद रखें, लाइन ऑफ डिमार्केशन। कौन कौन सी बीमारी नहीं फॉलो करती? तो 4 बीमारी डायरेक्टली याद रख लेंगे, मिस्टर आरटी, मिस्टर रजनीगंधा और तुलसी। एम मीजल्स, आर रूबेला, आर रेबीज और टी टिटनस। क्लियर? अब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे आप आंसर जरूर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन मैंने बोला फ्लोटिंग टिप जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, बताओ।
ऊपर का हिस्सा जो तैर रहा है वो क्या प्रदर्शित करता है? आइसबर्ग फिनोमिना में तैरता हुआ भाग क्या प्रदर्शित करता है? आंसर होगा क्लिनिकल केसेस। ये तीनों तो क्या प्रदर्शित करते हैं? लेटेंट, अनडायग्नोस्ड या कैरियर, सबमर्ज्ड पोर्शन, और ऊपर का भाग क्लिनिकल केसेस को प्रदर्शित करता है जो लक्षण दिखा रहा है। दूसरा देखिएगा, नीचे वाला हिस्सा क्या प्रदर्शित करता है? नीचे का हिस्सा क्या दिखाना चाहेगा? सबमर्ज्ड पोर्शन क्या दिखाना चाहेगा? क्लिनिकल केसेस को नहीं, ये तो प्लॉटिंग टिप, डायग्नोस्ड केसेस को भी नहीं, डेथ को भी नहीं, यानी हिडन केसेस को। तो सबमर्ज्ड पोर्शन क्या दिखाएगा? हिडन केसेस को। क्लियर जी? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी बीमारियां हैं जो आइसबर्ग फिनोमिना को रिप्रेजेंट नहीं करती? तो मैंने एग्जांपल बताया, मिस्टर, रजनीगंधा और तुलसी। रेबीज उसमें है, टिटनस उसमें है, मीजल्स इसमें है, तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ द अबाउ। क्लियर? इसी के साथ आइसबर्ग फिनोमिना समाप्त होता है। 3 टॉपिक खत्म किया हमने, बीएमडब्ल्यू खत्म किया, आइसबर्ग फिनोमिना खत्म किया, और हेल्थ और नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट क्लास होगी, बेहद महत्वपूर्ण होगी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हर एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्यों नए टॉपिक जुड़े हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? थैंक यू। कल फिर मिलेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के साथ।